हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई 2 नंबर के क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा अच्छे तरीके से आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा और प्रयास कीजिएगा कि आपको याद हो जाए। ठीक है, मेन तो बात यह है प्यारे बच्चों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ना तो आपको क्लास में याद हो जाएगा। बस बाद में रिविजन करने के लिए आपको आपको अच्छे तरीके से नोट्स बना लेना, ताकि रिविजन कीजिएगा तो आपको लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के साथ एक काम जरूर करना है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो सब लोग विद्यार्थी लेकिन बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाता, यही गलती करता है। सब्सक्राइब करो लेकिन बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबा लो, ताकि जितना भी क्लास करवाऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना। इस नंबर पर आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। ठीक है, ये नंबर आपका रहा, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाना है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से शुरुआत करते हैं। पूरे मन के साथ ये पूरे एकदम जोश के साथ ये पूरे इस वीडियो को देख लीजिए प्यारे बच्चों, पूरा एकदम बढ़िया एक नोट्स तैयार कर लीजिए, ताकि आप लोग उसको बाद में भी रिवाइज कर सके। ठीक है ना, तो चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं, आपका इंतजार ना हो, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन आपको देख रहा है डायरेक्ट 2026 से मिलेगा तो कोई बड़ी बात नहीं, पहाड़ा पढ़ लीजिए। दो दूने चार, चार दूने छह, तो 2026 में आएगा क्वेश्चन। देखिए कहा जा रहा है नेटवर्क ठोस। नेटवर्क ठोस कि कहाँ पढ़ना था, हम बिना पढ़े हैं कहाँ पढ़ना है। अरे प्यारे स्टूडेंट, नेटवर्क ठोस से संयोजक ठोस को ही कहा जाता है। अच्छा, कोवैलेंट सॉलिड को नेटवर्क ठोस कहा जाता है। हाँ याद रखेगा, कोवैलेंट सॉलिड को ही नेटवर्क ठोस कहा जाता है। लेकिन नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, उदाहरण दे ये अथवा संयोजक क्रिस्टल ठोस क्या है। देखो नेटवर्क ठोस की बात किया जाए या संयोजक क्रिस्टल ठोस की बात किया जाए, दोनों का सेंस एक ही है प्यारे बच्चों, कोवैलेंट सॉलिड। ठीक है, यानी कि नेटवर्क ठोस और संयोजक ठोस दोनों एक है। तो यहाँ पर देखिए संयोजक ठोस होता है किससे मिलकर बना होता है। पहली बात संयोजक ठोस होता है परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे कि आप लोग हीरा को देखेगा ना, तो हीरा में इस प्रकार से जुड़ा रहता है। देखिए ना इस प्रकार से, इस प्रकार से आपका हीरा जुड़ा रहता है। ठीक है, इस प्रकार से हीरा जुड़ा रहता है। एक ग्रेफाइट होता है जिसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होता है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका जुड़ा रहता है। ठीक है, तो थोड़ा बात को समझिए, इस प्रकार से आपका जुड़ा रहेगा। पता नहीं किस बुक में आपका दिया हुआ, ठीक है, लेकिन इस प्रकार से जटिल संरचना इसका होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है इसके अवयविक कण प्राय परमाणु से परमाणु होते हैं, यानी कि ये जो होते हैं इसके अवयविक कण परमाणु होता है, मतलब ये एक दूसरे से परमाणुओं द्वारा बने होते हैं। ठीक है, पर एक दूसरे से परमाणुओं द्वारा जुड़े होते हैं, मतलब परमाणुओं का मतलब है सहसंयोजक अबंध द्वारा जुड़े होते हैं। ध्यान दीजिए, इसके अवयविक कण क्या चीज होते हैं, परमाणु होते हैं, यानी कि इसके छोटे से छोटे अवयविक कण जो होंगे वो परमाणु होते हैं, जो एक दूसरे से कौन से बंध द्वारा जुड़ा रहता है, सहसंयोजक अबंध के द्वारा जुड़ा रहता है या सहसंयोजक द्वारा जुड़ा रहता है। यानी कि संयोजक जो क्रिस्टल होता है इसके अवयविक कण क्या होता है, तो परमाणु होता है। और किसके द्वारा जुड़ा होता है, तो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है, कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सिलिका हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया। ये सब जो उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों, आपका नेटवर्क ठोस यानी कि संयोजक क्रिस्टल ठोस का उदाहरण है। और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है 2026 के लिए। यहाँ पर आप लोग देख लो 22, 24 तक 26 की बारी है, और इस चैप्टर से एक या दो नंबर या तो दो नंबर या पहला चैप्टर से पूछता है, जिसमें ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बस एग्जाम में पूछ रहा है नेटवर्क ठोस क्या उदाहरण दे, तो बस क्वेश्चन लिखना है कि इसके अवयविक कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं जो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। और इसके दो उदाहरण हीरा, ग्रेफाइट और सिलिका है। और कुछ गुण में पूछता है, हो सकता है गुण भी आपके एग्जाम में पूछ दे, तो दो गो आपको लिखना, बहुत सारे लिखवा दिए हैं। इसे संयोजक क्रिस्टल भी कहा जाता है, बात को क्लियर रखिएगा। और यहाँ पर देखिए संयोजक क्रिस्टल की विशेषताएं, पहला ये कठोर होता है, दूसरा ये गलनांक तथा क्वथनांक इसका उच्च होता है। जो संयोजक क्रिस्टल होता है, हीरा को देखेगा तो ये कठोर होता है ना, कठोर। ग्रेफाइट, हीरा ग्रेफाइट भी कठोर होता है, सिलिका भी कठोर होता है। मतलब ये कहने का मतलब है कि ये इसके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं या कठोर होते हैं। और ये बहुत सारा गुण लिखवा है, लेकिन आपके एग्जाम में दो ये गुण लिखने के लिए आएगा, तो दो गुण भी लिख देना। साथ में मैंने एग्जाम्पल बता दिया, नेटवर्क ठोस क्या है, सारा चीज बता दिया। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको तैयार रखो। अगला क्वेश्चन देखिए, मोल प्रवास क्या है। मोल प्रवास तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 5 नंबर में भी आ सकता है। पहले मैं बताया हूँ कैसे पूछेगा 5 नंबर में जी। ठीक है, तो ध्यान दो, यहाँ पर कहा जा रहा है कि मोल प्रवास मोल अंश या मोल प्रवास दोनों एक चीज होता है। क्या चीज मैंने बोला, मोल प्रवास या मोल अंश दोनों एक ही चीज है, ध्यान रहेगा ना। मोल प्रवास या मोल अंश एक ही चीज है। तो देखिए क्या है, किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक, मान लो ये विलयन है, क्या चाहिए प्यारे बच्चों, ये आपका विलयन है।
तो बिलियन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। मान लो एक कोई बिलियन है, ठीक है, बिलियन में उपस्थित विलेय की संख्या मान लो आपका क्या चाहिए, विलेय के कण की संख्या आपका n है, सारा चीज ऐसे में लिखा हुआ देख लीजिए। तो किसी बिलियन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, मान लो विलेय के मोलों की संख्या आपका क्या चाहिए, n1 है, क्या चाहिए, n1 है। विलेय के मोलों की संख्या आपका n1 है, सब लिखा हुआ माना हुआ नीचे, और विलायक के मोलों की संख्या आपका n2 है। तो ध्यान दीजिएगा, किसे बिलियन उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों तथा बिलियन उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रवाह कहते हैं। मतलब आपका पूछा जाएगा विलेय का मोल प्रवाह, तो विलेय का मोल प्रवाह क्या हो जाएगा, विलेय बराबर विलेय बटे विलेय प्लस विलायक, इस प्रकार से फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। अगर वही विलायक का मोल प्रवाह पूछेगा तो क्या हो जाएगा फार्मूला बताइए तो, n2 बराबर क्या हो जाएगा, विलायक बटे विलेय प्लस विलायक, ये हो गया। तो ये फार्मूला बन रहा है इस प्रकार से। तो बड़ी आसान चीज है, बस इतना बोलना है, किसी बिलियन उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रवाह कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। इसे एक्स के द्वारा सूचित करते हैं, किसके द्वारा, एक्स के द्वारा सूचित करते हैं। मान लिया किसी बिलियन विलेय के मोलों की संख्या n1 है, तब विलायक के मोलों की संख्या n2 है, कुल मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, n1 प्लस n2। तो देखो कुल मोलों की संख्या आपका क्या होगा, n1 प्लस n2। अब यहाँ पर देखो विलेय के मोल प्रवाह पूछेगा ना, तो x1 बराबर लिखेंगे विलेय बट्टा में विलेय प्लस विलायक का मोल प्रवाह। देखो n1 बटे क्या लिखा हुआ है, n1 प्लस n2। अगर विलायक का मोल प्रवाह पूछेगा तो क्या हो जाएगा, n2 x2 बराबर n2 बटे n1 प्लस n2। अरे बड़ी आसान है, क्या बताऊं, मक्खन जैसा क्वेश्चन, एकदम लॉलीपॉप, इससे भी आसान कोई क्वेश्चन है ही नहीं है। मोल प्रवाह बड़ी आसान है, मोल अंश आपके एग्जाम में आएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप लोग तैयार रखो, क्वेश्चन हर हाल में जितना करवाते चलता ना, बस उससे ज्यादा तो करना ही नहीं है, बस इतना करवाते हैं, बस करते चलिए। और ऑब्जेक्टिव का क्लास है उसको अच्छे तरीके से रोज कीजिए ताकि आपका बेहतर तैयारी हो जाए, ठीक है। तो चलो प्यार बच्चों, आदर्श विलियन देख लो क्या है। देखो क्वेश्चन में ये आंसर है प्यार बच्चों, आदर्श का मतलब होता है बहुत सच्चा मित्र, ठीक है, सच्चा इंसान। आदर्श, अनादर्श जो सच्चा ना हो, ठीक है। आदर्श विलियन ध्यान दीजिए, वैसा विलियन जो सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करे। वैसा विलियन जो सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करेगा उसे आदर्श विलियन कहेंगे। वैसा विलियन जो सभी ताप, आदर्श विलियन का पहले परिभाषा है, देखो आदर्श विलियन का मैंने लिखा, वैसा विलियन जो सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करे, किसके नियम का, राउल्ट के नियम का पालन करे, उसे हम लोग आदर्श विलियन कहते हैं। क्या कहते हैं, आदर्श विलियन कहते हैं। इसका शर्त है कि डेल्टा एच एम आई एक्स, मतलब कि डेल्टा एच एम एक्स का मतलब समझते हैं, डेल्टा हीट का मिक्सन बराबर 0, मतलब ताप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर डेल्टा एच एम आई एक्स बराबर 0 है मतलब ताप में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये कहने का मतलब हुआ। डेल्टा बी एम आई एक्स का मतलब है, बी का मतलब आयतन और एच का मतलब हीट माने तापमान, हीट का मतलब ताप और भीम का मतलब आयतन। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं, डेल्टा भी एम आई एक्स बराबर 0, मतलब आयतन में कोई परिवर्तन नहीं, बराबर में दे दिया, समझो आयतन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। आदर्श विलियन को उदाहरण आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उदाहरण आप लोग याद कर लो प्यार बच्चों, थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि बेंजीन प्लस टॉयलिन। अब बेंजीन क्या होता है, टाइलिन क्या होता है, तो ये आप लोग केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में पढ़ाइए थे, बेंजीन है, ये इस प्रकार से आपका बेंजीन है, ठीक है। और टॉयलिन आपको बनाना है तो बस कुछ नहीं करना है, टॉयलिन में आपको OH जोड़ देना है, OH और कहीं पे CH3 जोड़ दो, तो ये हो गया टाइलिन। तो ये जो दोस्तों उदाहरण है किसका उदाहरण है, तो आदर्श विलियन का, दोनों का संरचना लगभग समान है इसलिए आदर्श विलियन है। अब देखो NHCl प्लस हेनेप्टेन, ये भी उसी का उदाहरण है। क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन में खाली आपको लगा देना है क्लोरो ब्लोरो, जहां पर लगाना है, Cl लगा दे तो क्लोरो हो गया, Cl लगा लिए तब। तो इस प्रकार से बस इतना ही याद रखना है कि आपको उदाहरण ध्यान रखना है, आदर्श विलियन के एक दो को याद रखें ताकि एग्जाम्पल आप लोग देने के लिए एग्जाम में तैयार हो। कहीं पर मक्खी का बैठा हुआ, तो ये आदर्श विलयन वैसा विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे प्यार बच्चों, आदर्श विलयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आदर्श विलयन। अनादर्श विलयन वैसा विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन न करे उसे हम लोग अनादर्श विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनादर्श विलयन। वैसा विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन न करे
उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनादर्श विलयन। देखो मक्खी बैठा हुआ, वैसा विलयन जो सभी ताप एवं सांता पे रोल्ट के नियम का पालन न करे उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। क्या बोलते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं। इसलिए यहाँ पर देख लो, वैसा विलयन जो सभी ताप एवं सांता पे रोल्ट के नियम का पालन न करे अनादर्श विलयन कहते हैं। इसका शर्त देख लीजिए, डेल्टा एच एम आई एक्स इज नॉट इक्वल जीरो, मतलब ये लिखा हुआ डेल्टा इज नॉट इक्वल जीरो, डेल्टा वी एम एक्स बराबर जीरो, मतलब इसमें ताप में परिवर्तन भी हो रहा है, आयतन में परिवर्तन हो रहा है, और यही अनादर्श विलयन का उदाहरण है। वैसा विलयन जो सभी ताप एवं सांता पर रोल्ट के नियम का पालन न करे उसे हम लोग अनादर्श विलयन कहते हैं। उदाहरण इसमें देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल रहता है, क्लोरोफॉर्म वगैरह, ये सब ले लो, यूरिया वगैरह। अगला देख लो, विद्युत रासायनिक तुल्यांक तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हूँ, लेकिन आपको पता चलेगा कि ऑफलाइन में खाली पढ़ाए हैं, ठीक है। तो दे दीजिए ध्यान, यहाँ पर क्या चाहिए, एम बराबर जेड आई टी है, डब्ल्यू बराबर जेड आई टी फॉर्मूला होता है ना, बताओ तो। ये होता है ना फॉर्मूला, ए पहला नियम, अरे फैराडे भैया का पहला नियम है ना, एम बराबर जेड आई टी या जेड सी टी। तो देखो ये यहाँ पर जेड आई टी पर फॉर्मूला लगाई है, जेड सी टी पर मैंने लगा जेड आई टी पर फॉर्मूला। यहाँ पर आई का मान जो है ना उसका मान वन ले लेंगे और टे का मान वन ले लेंगे। तो ध्यान दीजिए, टे का मान वन ले लिया और मैंने आई का मान वन ले लिया, तो क्या चीज हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर जेड हो गया। डब्ल्यू क्या चीज है, पदार्थ की मात्रा होता है, पता ना मात्रा है। और ये इन्हें जेड क्या चाहिए थे, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, पता ना विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। अब ध्यान दो यहाँ पर परिभाषा कैसे बन रहा है, विद्युत अपघटन की क्रिया में, पता है ना कि फैराडे की नियम विद्युत अपघटन की क्रिया होता है, पता है कि नहीं, पता होगा कि पढ़ा दिए हैं बढ़िया से। इसमें वैद्युत अपघटन की क्रिया होगा, तो वैद्युत अपघटन की क्रिया में क्या चाहिए, वैद्युत अपघटन की क्रिया में यदि 1 एम्पियर की धारा, आई का मतलब 1 एम्पियर, यदि 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक, टी का मतलब टी बराबर 1, मतलब के सेकंड मैंने 1 ले लिया, क्या ले लिया, समय मैंने 1 ले लिया। यदि वैद्युत अपघटन के क्रिया में यदि 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक, देखिए समय बराबर क्या चीज लिखा हुआ है, टी बराबर 1 सेकंड, टी बराबर 1 सेकंड मतलब 1 सेकंड लिया हुआ है। यदि वैद्युत अपघटन की क्रिया में यदि 1 एम्पियर की विद्युत धारा या खाली एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित तो कराने पर इलेक्ट्रोड पर जो मात्रा मुक्त होता है, जितनी मात्रा मुक्त होती है उसी को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। यानी विद्युत अपघटन की क्रिया में यदि 1 सेकंड में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्या चीज प्रवाहित होती है, या प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर जितनी मात्रा मुक्त होती है उसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। बहुत आसान है, ध्यान से सुनो, विद्युत अपघटन की क्रिया में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। क्या कहलाता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। मतलब फार्मूला अगर डब्ल्यू बराबर जेड, डब्ल्यू बराबर जेड का मतलब है, डब्ल्यू का मतलब या एम बराबर जेड यानी कि मात्रा, और जेड का मतलब विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो यहाँ से आप लोग लिख लेंगे कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक को जेड से सूचित किया जाता है, कैपिटल जे से, ठीक है। बड़ी आसान परिभाषा है कि नहीं, बताओ, सच बताना। विद्युत अपघटन की क्रिया में यदि 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। यानी कि 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इलेक्ट्रोड पर जितना भी मात्रा मुक्त हो रहा है, अरे इलेक्ट्रोड पर जितना भी मात्रा मुक्त होगा ना यहाँ पर 1 सेकंड में 1 एम्पियर प्रवाहित करने पर, उसी को हम लोग कहेंगे क्या चीज है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। बहुत आसान है, इसका मात्रक पता है आप लोग को। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है, मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। ये तो आसान क्वेश्चन है। पहले बताओ मोलर चालकता है क्या, तो किसी विलयन में विद्युत अपघटन के किसी विलयन में 1 मोल घोल दिया जाए तो संपूर्ण विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलर चालकता। लेकिन मोलर चालकता का परिभाषा नहीं लिखना है, को पूछा जा रहा है कि मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव क्या पड़ता है। तो मोलर चालकता बढ़ाते हैं तो तनुता का मान भी बढ़ जाता है। मैंने आपको पढ़ाया, ऑब्जेक्टिव में करवाया है, समझिए। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन ये है कि पूछा जा रहा है कि मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव क्या पड़ता है। बस कुछ नहीं, किसी विलयन में तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता बढ़ जाती है। तुल्यांक चालकता में भी तुल्यांक में पूछा गया था, यही आंसर होगा कि तुल्यांक चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो तुल्यांक चालकता में भी यही होता है
कि जैसे ही तनुता बढ़ाते हैं तो तुल्यांक चालकता ये बढ़ जाता है, उसी प्रकार मोलर चालकता ये बढ़ जाता है। तो वही चीज लिखा हुआ है, किसी विलयन की तनुता बढ़ाने पर उसकी मोलर चालकता बढ़ जाता है। बस 2 नंबर हो गया, यही आपका प्रभाव लिखना था। मोलर चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है? अरे भाई, मोलर चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ेगा? मोलर चालकता बढ़ाएंगे तो तनुता का मान बढ़ जाएगा, तनुता का मान बढ़ाएंगे तो मोलर चालकता बढ़ जाएगा, एक दूसरे से कनेक्टेड है, बस इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो, ये 2 प्रकार से होता है, 2 कारणों से ऐसा होता है कि विद्युत जो चालकता का मान है, तुल्यांक चालकता का मान, मोलर चालकता का मान तनुता बढ़ाने पर बढ़ जाता है। इसका कारण है ना, कि ध्यान दीजिए, इसका कारण 2 कारण है, बड़ा कारण आयनों के बीच दूरी में वृद्धि हो जाता है। देखो, जैसे आयनों के बीच के दूरी होने का कारण क्या है? जैसे आयन था, जैसे पानी है, ठीक है, तो इसके आयन आपस में काफी सटे सटे होंगे। अगर ये सांद्र विलयन रहता है, तनु विलयन रहता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तनुता बढ़ाते तब ना मोलर चालकता बढ़ जाता है, कि तनु हो जाता है विलयन, मतलब पतला हो जाता है। देखो, तनु करने पर आयन एक दूसरे से दूर हो जाता है, सही बात है। तनु करने पर आयन एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। मतलब आप लोग देखोगे, थोड़ा गंदा पानी है, ठीक है, उसमें बहुत सारा पानी डाल दीजिएगा तो पता चलेगा गंदगी नहीं ना। तो ये मान लो कि आपके पास दूध है, ठीक है, थोड़ा सा दूध है, आधा गिलास, उसमें उसमें 1 कटोरा, मतलब कि बहुत ज्यादा पानी डाल देंगे तो दूध पता चलेगा नहीं ना, पतला ना हो जाएगा। उसी प्रकार से कि तनु करने से आयन एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, इनके दूध के कारण एक दूसरे से बासा जो होता है दूर हो जाएंगे, जिससे उनके बीच आकर्षण जो होता है कम हो जाता है, पकड़ कम हो जाता है, और वह देख तेजी से गति करते हैं। अब बताओ तुम हमको कि जैसे चीनी का जैसे कि रस होता है ना, छेना वाला, वो बहुत सांद्र विलयन होता है, उसमें चीनी बहुत सारा डाल देंगे, पतला हो जाएगा ना विलयन, तो कम मीठा हो जाएगा, गहरापन कम हो जाएगा ना। यानी कि सांद्र विलयन को तनु विलयन बना देता है ना, तो उसमें चलना थोड़ा आसान हो जाता है, मतलब कि हाथ चलाना आसान, हर चीज आसान हो जाता है। सांद्र विलयन बड़े कट नहीं, तो तनु विलयन रहता है ना, एकदम पतला होता है, आराम से कोई भी चीज हो जाएगा। तो वही चीज लिखा हुआ है। वियोजन में वृद्धि है दूसरा, ये सब नहीं लिखेगा तो चलेगा, बस इतना लिख देंगे, 2 नंबर मिल जाएगा। दुर्बल वैद्युत घटक के लिए तनुता बढ़ाने पर उसके वियोजन की अधिक हो जाता है, जिससे विलयन में आयनों की संख्या बढ़ जाती है। यानी कि वियोजन में वृद्धि का मतलब है कि इसके आयन जो होता है उसकी संख्या क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिसके कारण वियोजन बहुत अधिक हो जाता है। तनुता बढ़ाने पर इसके कारण आयनों की संख्या बढ़ जाती है, इस कारण से आसानी से कोई भी चीज उसमें गमन कर सकता है। इस कारण से मोलर चालकता तनुता पर बहुत प्रभाव पड़ता है, मतलब कि बढ़ जाता है, सीधे समझिए, ठीक है। ये अगला देख लीजिए, आप क्रिया करिए तो आसान क्वेश्चन है, क्या बताएं? हटा दो, हटा दे, बड़ी आसान है। किसी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है, अब मान लो ये आपका रासायनिक अभिक्रिया है, 1 की घात आपका दिया गया, मान लो 1 दिया गया, ठीक है, और 2 की घात आपको मान लो आपका दिया गया है 3 दिया गया, तो इसकी अभिक्रिया के कोटि कैसे निकलेगा? तो ध्यान दीजिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले 2 अभिकारक भाग लेना है रासायनिक अभिक्रिया में। देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले 2 को भाग लेना है रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थों के सांद्रण, इसी को ना नाम दिए थे हम लोग, बताओ, याद भूल गए हैं? पढ़ा रहे थे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो उसमें बताया था ना सांद्रण कौन है जे, ये कोष्ठ को हम लोग सांद्रण बोलते हैं, ध्यान रहेगा। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के सांद्रण के घातों का योगफल अभिक्रिया के कोटि कहलाता है। मतलब इसका घात कितना हो जाएगा? 1 + 3 = 4, तो अभिक्रिया के कोटि कितना हो गया? 4 हो गया। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों ही बोल सकते हैं या पदार्थों बोल सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के सांद्रण के घातों के योगफल को अभिक्रिया के कोटि कहते हैं। यानी इसके अभिक्रिया के कोटि कितना हो गया? 4 हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के सांद्रण के घातों का योगफल अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। कितना आसान परिभाषा है ना? अरे बहुत आसान है, कैसा बात करते हो? यहाँ पर सांद्रण है अभिक्रिया का, आपका देखिए 2 अभिकारक ए और बी है, इसके सांद्रण का घात कितना है? 3 है, और ये 4 है, तो इसका अभिक्रिया के कोटि 4 हो गया। इसे एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसको स्मॉल एन द्वारा सूचित करते हैं। बड़े बड़ी आसान था, लिख लिए होंगे उम्मीद करते हैं। बहुत आसान है कि समांतर पूछेगा अभिक्रिया कोटि अन्विकता में, बोर्ड में 5 नंबर में। देखो, बड़े पढ़ चुके अधिशोषण, बड़े पढ़ चुके भौतिक, अरे अधिशोषण पढ़ो ना, आप शोषण पढ़ो, पहले समझ लो मेरे बात को। बताओ, आपके पास रसगुल्ला है, रसगुल्ला है, तो बताओ, रसगुल्ला है व्हाइट कलर का, ठीक है, तो व्हाइट कलर का रसगुल्ला है, तो बताओ प्यारे बच्चों, रसगुल्ला को बाहर छोड़ दोगे तो उस पर गंदगी चिपकेगा? बताओ, गंदगी लगेगा कि नहीं? 10 दिन छोड़ दोगे, या तो वहां पर छोड़ दीजिए जहां पर खूब धूलकण बैठता है,
तो वहां पर क्या चाहिए, गंदगी समा जाएगा ना। बताओ गंदगी अंदर में प्रवेश कर जाएगी कि बाहर से रह जाएगा, तो बाहर रह जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज पता है, अधिशोषण। अगर वो गंदगी छेना के अंदर पहुंच गया तो उसको बोलते हैं अवशोषण। जैसे मान लो रसगुल्ला है, तो रसगुल्ला के अंदर जो होता है चीनी का कण होता है, चीनी का पानी होता है ना, तो जो रसगुल्ला के अंदर जो पानी जो पहुंचा चीनी वाला, उसको बोलते हैं अवशोषण। लेकिन बाहर में सिर्फ रह जाए उसको बोलते हैं अधिशोषण। मतलब किसी पृष्ठ के सतह पर कोई पदार्थ चिपकता है उसको बोलेंगे अधिशोषण, और अंदर तक चिपक जाए तो उसको बोलते हैं अवशोषण। अब ये बात आ गया शोषण पर, नहीं अवशोषण नहीं अधिशोषण, शोषण है क्या, शोषण अब समझिए क्या है। पहले बात तो मैंने अब शोषण अधिशोषण आपको समझा दिया। देखिए अब अधिशोषण में कोई चीज सिर्फ सतह पर चिपकती है, क्या होता है, सतह पर चिपकती है। जैसे ऊपरी सतह पर चिपक जाएगा तो ये है शोषण। क्या चाहिए, ऊपरी सतह पर चिपकेगा तो ये है शोषण। क्या कहेंगे, अधिशोषण। ऊपरी सतह पर सिर्फ चिपक रहा है तो इसको बोलेंगे अधिशोषण। जैसे स्पंज के बाहरी सतह पर धूल, स्पंज है, छेना है, मलाई है, उस पर गंदगी लग गया क्योंकि ऊपर ऊपर न रखने लगा है, इस कारण से। और अब शोषण जो जब कोई चीज सतह के अंदर तक चल जाते हो, जैसे स्पंज में पानी, या स्पंज में जो चीनी वाला पानी होता है वो चीज, ठीक है। तो इतना तो आप लोग समझ सकते हैं, इतना समझ गए होंगे। तो आप देखो यहाँ पर मेरा मुद्दा है शोषण क्या है, ठीक है। तो देखिए किसी ठोस पदार्थ की सतह, ध्यान दीजिएगा कि जब किसी ठोस पदार्थ की सतह पर कोई दूसरा पदार्थ चिपकता है, ध्यान दीजिएगा मेरे बात को प्यारे बच्चों, यहाँ पर बहुत बड़ा ट्विस्ट है। तो जब किसी ठोस पदार्थ की सतह पर कोई दूसरा पदार्थ चिपकता है, जब कोई ठोस पदार्थ पर कोई दूसरा पदार्थ चिपकता है तो उसको हम लोग अधिशोषण कहते हैं। तो बात होता है तो वो मैंने लिख दिया है, चिपकता है। और साथ ही उस ठोस के अंदर में प्रवेश कर जाता है। अरे भाई वाह, तब तो कंफर्म करना मुश्किल है कि अब शोषण हुआ कि अधिशोषण हुआ। कंफर्म होइए, एक तो सतह पर भी चिपक गया, अंदर में भी जाकर चिपक गया, अरे इका हुआ, ऊपरे में चिपका अंदर में चिपक गया, इसका मतलब शोषण हो गया। नहीं अधिशोषण नहीं अवशोषण, दोनों चीज इसमें हो गया। सतह पर भी चिपका और अंदर में पहुंच गया, और अंदर में पहुंच गया, यही तो शोषण हुआ। देखो पहले समझो, अधिशोषण क्या था, सतह के बाहर तक आपका चिपक रहा था, ठीक है। और अब शोषण में अंदर तक जा रहा था। लेकिन शोषण में कि बाहर में भी है अंदर में भी है, तो इस क्रिया को हम लोग शोषण कहते हैं, ठीक है। जब किसी ठोस पदार्थ की सतह पर कोई दूसरा पदार्थ चिपकता है बाहर से, तो वह अधिशोषण, और साथ ही उस ठोस पदार्थ के अंदर में चला जाता है, मतलब शोषण की भी क्रिया हो जाती है। इन प्रक्रियाओं को मिलाकर शोषण कहा जाता है। यानी हम बोल सकते हैं एक और नया परिभाषा कि वैसी प्रक्रिया जिसमें अधिशोषण और अवशोषण दोनों प्रक्रिया एक साथ होती है तो उसको हम लोग शोषण कहते हैं। ये भी परिभाषा चलेगा। अरे समझना रट्टा थोड़ी मान, हम तुम आपको समझा रहे हैं, कितना आसान है। अब देखो यहाँ पर ऐसे भी आप लोग समझ सकते हो, कोई ठोस पदार्थ सतह पर चिपकता है तो उसको हम लोग कहते हैं अधिशोषण, और अंदर तक जाता था अवशोषण। अरे बहुत आसान था कि स्वर्ण संख्या गोल्ड नंबर मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे बताऊं आपको, बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। बड़े छोटा का दिखता है, बड़ा लगता है कहना पड़ेगा। हाँ ठीक है ठाक है। स्वर्ण संख्या, ठीक है। तो देखो रॉक्सी क्लोराइड, एक देखो थोड़ा हार्ड परिभाषा, लेकिन मैं नहीं मानता हार्ड परिभाषा है, दिमाग लगाओगे तो याद हो जाएगा। ये क्या चाहिए प्यार बच्चों, तो ये आपका कंटेनर है, ठीक है, इसमें कंटेनर है, ध्यान दीजिएगा, फिगर से समझ लीजिएगा। रॉक्सीकोलाइड के रॉक्सीकोलाइड के मिलीग्राम में वह मात्रा, मान लो रॉक्सीकोलाइड 10 मिलीग्राम का है, कितना है 10 मिलीग्राम। एमजे का मतलब मैग्नीशियम मत समझना, ठीक है, मिलीग्राम है। क्या चाहिए, रॉक्सीकोलाइड, थोड़ा देख लेना आप लोग, रॉक्सीकोलाइड, ध्यान दीजिए रॉक्सीकोलाइड के मिलीग्राम में वह मात्रा, ध्यान दीजिएगा रॉक्सीकोलाइड के मिलीग्राम में वह मात्रा जिसे 10 ml मानक गोल्ड कोलाइड बिलियन में मिलाने पर, कौन सा कितना मानक बिलियन, तो 10 ml, 10 ml का मतलब होता है मिलीग्राम, ठीक है। मानक गोल्ड में कोलाइड बिलियन, 10 ml का एक कोलाइड बिलियन, ध्यान सुनिएगा। रॉक्सीकोलाइड के मिलीग्राम में, रॉक्सीक्लोराइड के मिलीग्राम में वह मात्रा
जिसे 10 ml मानक गोल्ड वाले कोलाइडे विलयन मिलाने पर 10% NaCl द्वारा होने वाला स्कंदन को रोक देता है। 10% NaCl द्वारा विलयन विलयन को स्कंदन से बचाता है या होने वाला स्कंदन से रोकता है, उसे स्वर्ण संख्या कहेंगे। परिभाषा आसान है, थोड़ा समझने की चीज है। कहा जा रहा है आप लोगों से रॉक्सी क्लोराइड के मिलीग्राम में, मिलीग्राम का मतलब मान लो 10 मिलीग्राम है तो 10% 10 ml के द्वारा, ठीक है, 10% NaCl के विलयन को बचाता है फटने से, जैसे कि फट जाता है ना दूध वगैरह, उसको बचाता कौन है? 10% NaCl। ठीक है, ये ऐसा समझिए, रॉक्सी क्लोराइड के मिलीग्राम में वह मात्रा, रॉक्सी क्लोराइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जिसे 10 ml मानक क्लोराइड विलयन मिलाने पर कितना विलयन? 10 मिलीग्राम मानक गोल्ड क्लोराइड विलयन मिलाने पर 10% NaCl के द्वारा होने वाला स्कंदन को रोक दिया जाता है, उसे स्वर्ण संख्या कहेंगे। इसको थोड़ा कर लो, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, कैसे बताऊं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे 5वां चैप्टर में पढ़ाएंगे, लेकिन मोस्ट VVI क्वेश्चन है स्वर्ण संख्या गोल्ड नंबर, ठीक है, ध्यान रखेगा, मोस्ट VVI क्वेश्चन है ये। अगला देखिए, लोहा का 2s का नाम बताइए। जो कि ये क्वेश्चन हर साल आइबे करेगा कि कॉपर के 2s का नाम बताए, उसके नाम लिखिए। जिंक का भी पूछता है, तो इसे याद रखिएगा, और जितना करवाते हैं करते चलिए, मेहनत करते चलिए, फिर तो आपको याद हो जाएगा फोटो पर, ठीक है, सज जाएगा बढ़िया से। अगला देख लीजिए, लोहा के 2s एवं सूत्र। देखो हेमाटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने 23-34 याद रखने के लिए बोला था, इसमें 2 अणु और इसमें 3 अणु और इसमें 3 अणु तो इसमें 4 अणु। देखो हेमाटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3, ठीक है, ये होता है, और मैग्नेटाइट का होता है Fe3O4। तो इसमें अगला सवाल आपके बोर्ड में पूछ देगा कि जिंक के 2s का नाम बताइए, तो जिंक के बता देंगे, पहला तो बता देंगे क्या चीज, जिंक का, सब आपको लिख के याद रखना है, क्योंकि सारा का निष्कर्षण में करवा चुके हैं, आपके एग्जाम में आवेगा 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन जो 2 मिनट का भी काम नहीं है और 2 नंबर आपको दे देगा। तो यहाँ से कोई मास्टर देखेगा 2 नंबर दे देगा, ठीक है, फार्मूला बाकी सही होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, बस इतना कीजिएगा तो बहुत अच्छा से आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो बात को थोड़ा समझिए आप लोग। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। अल्कोहल फिनॉल अंतर में, देखो इस साल मैंने गेस किया था, इस साल आ गया था क्वेश्चन, देख लो फाइनल में जाके, इसीलिए तो बोले थे 18 क्वेश्चन लड़ा था, 18 को ना 16 को लड़ा था। मिला लीजिए यहाँ से, ठीक ठाक दिख रहा है आप लोगों को, देख तो रहा है, साफ साफ सुथरा सुथरा दिख रहा है। ध्यान दो, यहाँ पर कहा जा रहा है अल्कोहल और फिनॉल में अंतर, क्या चाहिए? अल्कोहल और फिनॉल में अंतर, एक तरफ अल्कोहल एक तरफ फिनॉल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दे, बताइए तो, कमेंट करके बताइएगा तो, ऐसे बेसिक दे देंगे पहले। अल्कोहल देखिए, ये लिटमस परीक्षा नहीं देता है, कौन? अल्कोहल जो होता है लिटमस परीक्षा नहीं देता है, जबकि ये फिनॉल जो होता है लिटमस परीक्षण देता है। क्या चीज होता है? ये जो होता है लिटमस परीक्षण देता है फिनॉल, लेकिन अल्कोहल लिटमस परीक्षण नहीं देता है। अब देखो इसके अल्कोहल, इसके अल्कोहल, ये इसके यानी कि अल्कोहल की गंध मीठी होती है, दारू जो होता है उसकी गंध कैसी होती है? मीठी होती है। और ये जो होता है फिनॉल, ये विशेष फिनोलिक गंध होता है, इसमें विशेष प्रकार के गंध होते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये विशेष फिनोलिक गंध होता है, किसमें? तो फिनॉल में। इसमें आइडोफॉर्म परीक्षण देता है, किसमें? तो अल्कोहल जो होता है आइडोफॉर्म परीक्षण देता है, लेकिन फिनॉल अल्कोहल जो होता है आपका आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। यह उदासीन होता है, जो अल्कोहल होता है ये उदासीन होता है, 7 pH मान होता है। ये अम्लीय प्रकृति का होता है, मतलब ये फिनॉल होता है और इसका pH मान 7 से कम होता है, ठीक है, किसका? तो फिनॉल का। तो ये सब अंतर था प्यार बच्चों, और कहेगा तो और भी है, लेकिन हम 10 एक क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। और ठीक से तैयार नहीं किया हुआ, देखिए फिर यहाँ से आ गया पावर अल्कोहल, पेट्रोल तथा अल्कोहल के मिश्रण को पावर अल्कोहल कहते हैं, इसका उपयोग धन के रूप में किया था, जो ये 2022 के लिए गेस किए थे, 2024-23 में आ गया था। यानी कि जितना गेस करते हैं हर साल आपका क्वेश्चन लड़ जाएगा, जितना पढ़ा रहे हैं उसी में से आगे। प्यार बच्चों मेहनत करके गर्दा गर्दा उड़ा दीजिए आप लोग, मेहनत करके, और फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा है तो फटाफट से इस नंबर व्हाट्सएप मैसेज करके जुड़ जाना और नोट्स भी ले लेना, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।